मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय है इंडिया टाउन न्यूज में छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। राजधानी में शपथ ग्रहण की तैयारियों के बीच बिलासपुर विधायक ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अमर अग्रवाल का दावा, पहले से तेज होगा बिलासपुर का विकास। एजुकेशन हब के साथ ही आवास योजना का लाभ दिलाने भाजपा प्रतिबद्ध। भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष का जुबानी हमला। एनएमडीसी प्लांट के गंदे पानी से क्या राहत दिला पाएंगे किरण देव? सुशील मौर्य ने कहा, किसानों के साथ जीव जंतु भी हैं परेशान। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए राजनांदगांव पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पोस्ट ऑफिस का कामकाज ठप, लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। उज्ज्वला योजना का शुरू हुआ दूसरा चरण। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को दिया जा रहा सिलेंडर। 75 लाख गैस सिलेंडर धारकों को मिलेगा योजना का लाभ। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा 2023 का शपथ ग्रहण समारोह रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में किया जाएगा। इस समारोह में शामिल होने से पहले बिलासपुर के नवनिर्वाचित भाजपा विधायक अमर अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा की। मीडिया से चर्चा के दौरान विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि पहली प्राथमिकता बिलासपुर को भय मुक्त एवं अपराध मुक्त बनाने की है। साथ ही बिलासपुर के विकास पर रुके हुए कार्य जैसे कि आवास एवं नल जल, सड़क, बिजली, पानी जैसी समस्याओं को प्राथमिकता देते हुए उन कार्यों को पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम 200 करोड़ रुपए जो कि उनके घोषणा पत्र में था, एजुकेशन हब बनाने के लिए किया जाएगा एवं कई वर्षों से रुकी हुई संविदा नियुक्तियों को भी बहाल करने की कोशिश की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है कि भाजपा ने बनाया है, भाजपा ही संभालेगी। और 15 साल हमारी सरकार रही, हमने छत्तीसगढ़ को एक ऊंचाई तक पहुंचाने का काम किया। मैं पुरानी बातों पे नहीं जाऊंगा कि पिछले 5 साल में क्या हुआ, लेकिन सबसे पहले तो जो अधूरे प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री आवास है, लोगों की अपेक्षा है। फिर कुछ हमारे जो मोदी गारंटी उसकी योजना बनाएंगे और इसके साथ साथ पूरे प्रदेश में इनके द्वारा या हमारे कार्यकाल के जो अधूरे काम थे प्राथमिकता से पूरे कराएंगे। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए संतोष मिश्रा की रिपोर्ट। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू कर दी है। बस्तर में कांग्रेस हर मोर्चे पर भाजपा को घेरने का प्रयास कर रही है। हाल ही में नगरनार स्थित एनएमडीसी स्टील प्लांट से गंदा पानी छोड़े जाने के मामले में कांग्रेस पार्टी के शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने भाजपा को घेरा है। जगदलपुर स्थित राजीव भवन में सुशील मौर्य ने नगरनार के पीड़ित किसानों की सूद नहीं लेने का आरोप भाजपा के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव पर लगाया है। सुशील मौर्य का कहना है कि गंदा और विषैला पानी एनएमडीसी स्टील प्लांट नगरनार से खेतों में छोड़ा जा रहा है। गंदा पानी छोड़ने की वजह से प्लांट के आसपास के करीब 200 एकड़ किसानों की जमीन प्रभावित हुई है। सुशील मौर्य का कहना है कि बीते दिन ही उन्होंने नगरनार स्टील प्लांट के नजदीक
किसानों के खेतों का निरीक्षण किया और प्रभावित किसानों से बातचीत की। लगभग 200 एकड़ का फसल बर्बाद हो गई है। साथ ही खेतों की मिट्टी भी खराब हो रही है क्योंकि नगरनार स्टील प्लांट से निकलने वाला काला पानी जहरीला है। इसके साथ ही खेतों से लगे 3 तालाबों में भी काला पानी मिलने के कारण सभी छोटी बड़ी मछलियां खत्म हो गई हैं। नगरनार प्रबंधन आसपास के रहवासियों के लिए लापरवाही बरत रहा है। यह पानी जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी, जानवरों व फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है। बिना ट्रीटमेंट प्लांट के नगरनार में लोहा का उत्पादन किया जा रहा है। इसके साथ ही वर्तमान के नवनिर्वाचित विधायक किरण देव पर भी किसानों की सूद लेने की अपील की है। कि हम सभी लोग कल नगरनार विजिट पर गए थे, जहां पर 200 एकड़ जो किसानों की फसल बर्बाद हो गई। नगरनार के लापरवाही का नतीजा परिणाम वहां के किसान भुगत रहे हैं। बिना ट्रीटमेंट प्लांट के उत्पादन किए हुए नगरनार स्टील प्लांट वहां पर उत्पादन की इकाई जो प्रारंभ किया है, जिससे काला पानी निकला और काला पानी इतना जहरीला है कि वहाँ की 200 एकड़ की फसलें तो बर्बाद हो चुकी है, वहाँ की मिट्टी भी बर्बाद हो रही है। और जो वहाँ पर 3 जो तालाब थे उससे लगे हुए जो जहाँ जहाँ काला पानी वहाँ गया है, जिन तालाबों में, वहाँ के छोटे और बड़ी मछलियाँ पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह जो काला पानी है कितना जहरीला है। कोई भी जीव जंतु, चिड़िया, पक्षी तक उस पानी को नहीं पी रहे हैं। आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नगरनार के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, नगरनार जो प्रबंधन है, वह कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है वहाँ के रहवासियों के साथ, वहाँ के किसानों के साथ। कांग्रेस पार्टी यह मांग करता है कि दरअसल बस्तर जिले में लगभग 25 करोड़ की लागत से एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट स्थापित किया गया है, जो हमेशा से ही विवादों में घिरा रहता है। इससे पहले भी किसानों की यह समस्या सामने आई थी। इसके बावजूद भी एनएमडीसी प्रबंधन के द्वारा किसी प्रकार का कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। लिहाजा आज भी एनएमडीसी प्लांट के आसपास रहने वाले आदिवासी किसानों को जहरीले पानी की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगदलपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सुनील कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजनांदगांव में ग्रामीण डाक सेवक के कर्मचारी नियमितीकरण एवं मुख्य 5 सूत्रीय मांगों को लेकर पोस्ट ऑफिस के सामने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। डाक कर्मचारियों के हड़ताल में बैठने से पोस्ट ऑफिस का काम पूरी तरह से ठप्प है एवं पोस्ट ऑफिस में कार्य लेकर आने वाले लोगों को भटकना पड़ रहा है। राजनांदगांव शहर के नेशनल हाईवे के नीचे स्थित पोस्ट ऑफिस के सामने ग्रामीण डाक सेवक संघ द्वारा 5 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। इसके पहले भी अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की गई थी, जिसमें एक भी मांग पूरी नहीं की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि संसद सत्र में संचार मंत्री ने डाक बिल प्रस्तुत किया है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवकों का कोई जिक्र नहीं हुआ है। एक और हमें रीढ़ की हड्डी कहा जाता है तो वहीं दूसरी तरफ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। डाक कर्मचारियों के हड़ताल में बैठने से पोस्ट ऑफिस का काम पूरी तरह से ठप्प होने की आशंका है एवं डाक विभाग में कार्य लेकर आने वाले लोगों को भटकना पड़ सकता है। ब्रांच पोस्ट मास्टर ने बताया कि 8 घंटे का काम, पेंशन सहित सभी सरकारी लाभ और कमलेश चंद्र कमेटी के सभी सिफारिश को लागू करना, ग्रेजुएटी और 180 दिनों की छुट्टी को आगे बढ़ाना, नकदी भुगतान करना जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। तो सबसे पहले तो नियमितीकरण है। नियमितीकरण के साथ सारी मांगे लगभग पूरी हो जाएगी। सारी सुविधाएं जो एक रेगुलर एम्प्लॉय को मिलती है, एक सरकारी कर्मचारी को मिलती है, वो सारी हमको मिले। हमसे काम तो उतना ही लिया जा रहा है, लेकिन फिर हर चीज़ कोई फैसिलिटी नहीं मिलती हम लोग को, ना कोई ट्रैवल अलाउंस, कोई एचआरए, कुछ भी नहीं दिया जाता, केवल काम लिया जाता है हमसे सिर्फ। विगत माह 5 तारीख को हड़ताल किया था, जिसमें हमारी मांग थी 8 सूत्री थी, जो पूरी नहीं की गई। और लास्ट वीक जो संसद सत्र हुआ उसमें माननीय संचार मंत्री ने डाक बिल पेश किया, लेकिन हमारा कोई जिक्र नहीं किया गया। एक तरफ हमको कहा जाता है हम रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है, हम अर्थव्यवस्था में सहयोग प्रदान करते हैं, लेकिन हमसे दोहरा बर्ताव किया जाता है। हमको टारगेट प्लान पे प्रेशराइज किया जाता है, लेकिन उसका बेनिफिट हमारे SDIPs, ASPs प्राप्त करते हैं और प्रमोट वो होते हैं। और हमारी स्थिति में हमारे सीनियर हैं, कोई स्थिति में कोई सुधार ही नहीं है सर। जो अंग्रेज के शासनकाल से चले आ रहा था वही शोषण हम सह रहे हैं। बस पहले जनता सहती थी, अब डाक सेवक सह रहा है उसको। तो क्या चाह रहे हो आप? हम चाह रहे हैं सर हमको परमानेंट किया जाए और हमारी 8 सूत्री मांग है।
राजनांदगांव से अमित चटर्जी के साथ ऐश्वर्य श्याम, इंडिया टाउन न्यूज। बिलासपुर शहर को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत चिन्हांकित करके यहां विकास कार्यों की शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अलग अलग शहरों को विकसित करने की योजना केंद्र सरकार की है, जिसके तहत बिलासपुर में भी कई विकास कार्य किए गए हैं और कुछ अभी भी किया जा रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने का असर इस केंद्रीय योजना पर भी देखने को मिला। देश के अन्य राज्यों के बड़े शहरों की अपेक्षा बिलासपुर में इसकी रफ्तार काफी धीमी है। बीते सालों में केवल 67 विकास कार्यक्रम पूरे किए गए हैं, वहीं 27 कार्य अभी भी पेंडिंग है। निगम कमिश्नर का कहना है कि मई 2024 तक सभी योजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा। बिलासपुर में वर्तमान में स्मार्ट सिटी के सभी कार्य जो है प्रगतिरत है और पूरी तीव्रता के साथ सभी कार्यों को पूर्ण कराया जा रहा है। अभी तक जैसा हमारा इन्फॉर्मेशन है 67 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। 27 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वर्तमान में प्रगतिशील है। इनको भी जो है दिसंबर से पूर्व में मैक्सिमम को कंप्लीट करने का हमने टारगेट रखा है और मई 2024 से पहले मिशन के सभी प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया जाएगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं पहले फेज में वितरण के बाद अब सरकार और प्रशासन उज्ज्वला योजना के दूसरे फेज में गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर वितरण करने का कार्य करेगी। 4 दिसंबर से उज्ज्वला योजना का दूसरा फेज शुरू हो चुका है। पूरे देश में 75 लाख गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुहैया कराने का टारगेट सरकार द्वारा बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर वितरण को लेकर खाद्य विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली है और गैस एजेंसियों के माध्यम से फॉर्म भरवाकर गैस सिलेंडर चूल्हा प्रदान करने का कार्य किया जाएगा। उज्ज्वला योजना का पहला फेज खत्म होने के बाद लंबे समय से छत्तीसगढ़ में योजना का लाभ गरीब परिवार को नहीं मिल पा रहा था, लेकिन दूसरे फेज के बाद अब फिर से एक बार उज्ज्वला योजना का लाभ गरीब परिवारों को मिलेगा। उज्ज्वला योजना के सेकंड फेज के लिए कुल पूरे देश में 75 लाख बेनिफिशियरीज को उज्ज्वला कनेक्शन दिया जाना है। उसके लिए बिलासपुर जिले में भी कार्य प्रारंभ हो चुका है और फॉर्म भरवाने का काम भी प्रारंभ किया जा चुका है। हमारे राज्य में भी और पूरे भारतवर्ष में मिला के अभी सेकंड फेज के 26 लाख कनेक्शन को दिया जा चुका है और जिले के स्पेसिफिक ऐसा कोई लक्ष्य निर्धारण नहीं किया गया है। जो भी पात्र हितग्राही रहेंगे सबका फॉर्म भरा के उनको उज्ज्वला कनेक्शन दे रहे हैं। बिलासपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए दिलीप अग्रवाल की रिपोर्ट। खैरागढ़ के गातापार जंगल थाना क्षेत्र अंतर्गत टेंगामाली के जंगल में हुई हत्या के मामले में 2 आरोपियों के बाद अब हत्या की साजिश रचने वाली तीसरी आरोपी सोनम राजपूत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पूर्व 2 युवकों ने गातापार जंगल थाना क्षेत्र के टेंगामाली में पत्थर से कुचलकर खैरागढ़ के रश्मि देवी कॉलोनी निवासी विजेंद्र राजपूत की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था।
प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रचने वाली मुख्य आरोपी सोनम राजपूत को पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है, जिसमें मृतक की पत्नी सोनम राजपूत और आरोपी हेमंत वर्मा के बीच प्रेम प्रसंग था, जिसकी वजह से दोनों ने मिलकर एक और साथी के साथ हत्या को अंजाम दिया था। होमोसाइडल होना बताया गया, जिस पर अपराध क्रमांक 67/23 कायम कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान हर पहल वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में और दिशा निर्देश में लगातार एक विशेष टीम बनाकर प्रकरण की विवेचना बारीकी से की गई। हर पहलुओं पर बारीकी से विश्लेषण किया गया। मुखबिरों की सूचना और तकनीकी साक्ष्य के आधार पर इस प्रकरण में मृतक की हत्या में 2 आरोपियों हेमंत वर्मा और लाला उर्फ तोवेंद्र निवासी खैरागढ़ की संलिप्तता पाई गई थी, जिनको हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। जिन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी जो हेमंत वर्मा है, उसका प्रेम संबंध मृतक बजेंद्र की पत्नी के साथ था और हेमंत वर्मा और मृतक की पत्नी दोनों आपस में ब्रजेंद्र को हटाकर शादी करके जीवन यापन करना चाहते थे, जो कि मृतक के जीवित रहते संभव नहीं था। इसलिए दोनों ने प्लानिंग करके योजनाबद्ध तरीके से मृतक को हत्या की साजिश रची। खैरागढ़ से इंडिया टाउन न्यूज के लिए तुलेश सिन्हा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन गई है, किंतु भाजपा के पिछले शासनकाल की मजदूरों को टिफिन बांटने की योजना खैरागढ़ में फेल हो गई। डॉक्टर रमन सिंह सरकार के कार्यकाल में मजदूरों के लिए रखे गए हजारों टिफिन बॉक्स आज भी जनपद पंचायत खैरागढ़ में धूल खा रहे हैं। अब 2023 में वापस भाजपा की सरकार लौट आई है, तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या अब हजारों की संख्या में सरपंच सदन खैरागढ़ में पड़े टिफिन बॉक्स मजदूरों को आवंटित किए जाएंगे। शासन से कोई इसी प्रकार के भी अभी तक के मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है, इसलिए वो अभी तक के उसी स्थिति में ही रखा हुआ है। जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होते हैं तत्पश्चात उसको डिस्पोज ऑफ या फिर वितरण किया जाए। भारतीय सेना में पदस्थ धमतरी जिले के ग्राम सारंगपुरी निवासी एक जवान राजस्थान में शहीद हो गया। वहीं उनका पार्थिव शरीर गृहग्राम आने के बाद अंतिम दर्शन करने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और सभी ने नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद का अंतिम संस्कार किया गया। ग्राम सारंगपुरी निवासी राम बगस का मंझला पुत्र चोआराम सेन थल सेना में तैनात था, जो वर्ष 2003 में थल सेना में आरक्षक के रूप में कार्यरत था। उसकी पहली पोस्टिंग अहमदनगर में हुई थी। वर्तमान में वह हवलदार के पद पर हरियाणा के हिसार में पदस्थ था, जो ट्रेनर के रूप में 1 माह के लिए राजस्थान गया था, जहां जवानों को ट्रेनिंग देने के दौरान घायल हो गया। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गौरतलब है कि शहीद का छोटा भाई थल सेना में आरक्षक है और बड़ा भाई जिला पुलिस बल में आरक्षक है। बहरहाल चोवाराम के शहीद होने से क्षेत्र में शोक की लहर है। हमारे यहाँ चोआराम सेन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, सबसे एकदम मेलजोल था, सभी को अच्छा संबोधन करते थे, सभी को माँ बाप भाई बहन जैसे भी रिश्ता सबको अच्छा से मानते थे और इसका व्यवहार तो बहुत ही अच्छा था। तो कहना चाहिए अभी एक जैसे भी बताया कि इसका प्रमोशन हो के सर्विस तो पूरा हो गया था, चाहे तो अपना आके घर बैठ सकता था वो, तो फिर भी देश सेवा में इतना उसको अच्छा लगा कि वो और प्रमोशन लेके और सर्विस कर रहा था। धमतरी से इंडिया टाउन न्यूज के लिए जयलाल प्रजापति की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार।